में मैसेज डाल दीजिए, क्लास शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग। ग्रुप में थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए, क्लास अच्छा लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। कल बताया गया था सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास चलेगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए अखबार के बारे में बात करते हैं, बाकी सब लोग ऐसे धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे, क्लास शुरू किया जाता है। तो देखा जाए अगर अकबर का सबसे पहले पूरा नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अकबर का पूरा नाम। अकबर के पूरे नाम का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मैम ये हेडिंग डाली है क्या? अभी मुगल काल की कला अभी तुरंत डाली है। तो इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 को। इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जन्म हुआ है। और पिता का जैसे आप जान ही रहे हैं, पिता कौन है? पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। माता कौन है? हमीदा बानो बेगम, अकबर की पत्नी। अकबर की पत्नी जोधाबाई, रुकैया बेगम। इनकी दो पत्नियां थी, एक थी जोधाबाई, दूसरी थी रुकैया बेगम। इनकी पत्नी के बारे में पूछा जा चुका है, जोधाबाई के बारे में एग्जाम में आ चुका है। इनकी पत्नी का नाम जोधाबाई और रुकैया बेगम था। जो जोधाबाई थी या भारमल की पुत्र थी, बिहारी मल की। और इनको जो है इन्हीं का पुत्र जो है सलीम है, जो उत्तराधिकारी बनता है मुगल काल में। अब बात करते हैं कि ये जो अकबर थे, अकबर के समय में अगर हम कला की बात करें तो कला के विभिन्न तत्वों का विकास हुआ। जैसे कि देखा जाए सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे ऐतिहासिक क्षेत्र हो, या स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए या चित्रकला की दृष्टि से देखा जाए, तो इसके समय में अकबर के समय में चौमुखी विकास हुआ है। इसने एक नए धर्म की स्थापना भी किया था, जिसे कहते हैं दीन इलाही धर्म। तो आपसे पूछा जाए दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। और आपसे पूछा जाए कि किस शासक के शासन काल में चौमुखी विकास हुआ है, तो यह अकबर ही है जिसके शासनकाल में चौमुखी विकास हुआ है। और अकबर की देखा जाए दरबार में संगीतकार, चित्रकार और साहित्यकार आदि विद्वान हुआ करते थे। और अकबर ने अपने
विभाग में 9 रत्नों को रखा था, यानी इनका जो इनके साथ कुछ उच्च कोटि के 9 व्यक्ति रहा करते थे, 9 विद्वान रहा करते, जिसमें चित्रकार भी थे, खाना बनाने वाले भी थे, लेखक भी थे, भूमि विशेषज्ञ भी थे, सेनापति थे, चित्रकार थे, आदि विद्वान जो है इनके 9 टोटल कुल, जिसे 9 रत्न के नाम से जाना जाता है, अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। तो अकबर के 9 रत्नों में अबुल फजल हो गए, अल्लामी फैजी हो गए, टोडरमल हो गए, मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, तान सिंह, बीरबल, तो ये सारे विद्वान अकबर के 9 रत्नों में गिने जाते हैं। अब देखा जाए तो अबुल फजल जो थे यह लेखक थे, अल्लामी फैजी भी लेखक थे, तानसेन संगीतज्ञ थे, और टोडरमल भूमि विशेषज्ञ थे, अब्दुल रहीम खाना खान ये लेखक थे, भगवान दास योगी चित्रकार थे, भगवान दास चित्रकार का नाम आप लोग सुने होंगे, राजा मान सिंह ये सेनापति थे, और बीरबल ये परामर्शदाता थे, इन्हें परामर्शदाता अकबर ने नियुक्त किया था। मुल्ला दो प्याजा, इनका नाम है मुल्ला दो प्याजा, दो प्याज अलग कर दीजिए, खाने में प्याज रोज पड़ती है ना, ये वो यानी पाक शास्त्री विशेषज्ञ थे, भोजन विशेषज्ञ थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि अकबर के शासन काल में चित्रकला, जैसा कि मैं बताई, अकबर के शासन काल में चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य कला आदि क्षेत्रों में चौमुखी विकास हुआ। आदि क्षेत्रों में चौमुखी विकास हुआ, यानी चारों तरफ से विकास हुआ, चाहे चित्रकला का दृष्टि देखा जाए, या स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए, या साहित्य कला की, यानी इसके समय में बहुत सारी इमारतें बनाई गई हैं, और बहुत सारे चित्रों का भी निर्माण हुआ है, और बहुत सारे साहित्य यानी बहुत सारी पुस्तकें भी इसके शासन काल में चित्रित की गई है, लिखी भी गई हैं। तो इसीलिए देखा जाए तो अकबर के शासन काल में चौमुखी विकास हुआ है हर क्षेत्र में। ठीक है, अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही धर्म की स्थापना किया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। जिसने दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना किया था। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे अकबर के 9 रत्न। सभी लोगों को ट्रिक याद हो गया है? यस मैम। जल में फंसा वीरमल मारे ताना भगवान दुकाना। बिल्कुल, अच्छी बात। सब लोग लाइव बहुत कम आ रहे हैं, अब तो कम से कम एग्जाम आ गया है, अब तो लाइव आना चाहिए। सब लोग रिकॉर्डिंग
अकबर के नवरत्न। अब देखिए अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को ट्रिक दी थी। जल में फंसा वीर, आप लोग ट्रिक दिया गया था ना। मल मारे ताना, भगवान दो खाना। ये ट्रिक आप लोगों को बताया गया था। जल से देखिए अबुल फजल यानी पीछे का लास्ट का शब्द, अगर लास्ट में आप जल दिखाई दे तो समझ जाइए अकबर के दरबारी चित्रकार हैं। ठीक है। भाषा से हो गया फैजी, जिनका पूरा नाम है अल्लामी फैजी। इनका पूरा नाम क्या है? फैजी। बीर्स हो गया बीरबल, मल से हो गया टोडरमल, पीछे का सब मल भी है इसमें। मारे से हो गया मान सिंह, तानस हो गया तान सिंह, तानसेन। भगवान से हो गया भगवान दास, दो प्याजा से हो गया, दो से हो गया दो प्याजा, यानी दो प्याजा का मतलब क्या है? मुल्ला दो प्याजा का नाम ही है, मुल्ला दो प्याजा। दो प्याजा हो गए। खाना से हो गया अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। तो आप लोग ट्रिक याद किए थे, अब आप लोगों को देखने में आसानी लग रहा होगा कि आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अकबर के दरबार के नवरत्न हो गए। जल में फंसा वीर मल मारे ताना भगवान दो खाना। जल से फजल हो गए, फसल से फैजी हो गए, वीर से वीरबल हो गए, मल से मल हो गए यानी टोडर मल हो गए, मारे से मान सिंह, ताना से तानसेन, भगवान से भगवान दास, दो से दो प्याजा यानी मुल्ला दो प्याजा, खाना से खान रहीम खानिए खाना। इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया आप लोग। ये तो अकबर के दरबार के प्रमुख रत्न नवरत्न हो गए। अब हम लोग बात करते हैं अकबर के दरबार के संगीतकार, प्रमुख संगीतकार। अकबर के दरबार में कौन कौन से संगीतकार रहा करते थे, जिससे अकबर ने संगीत की शिक्षा भी लिया है। अकबर बहुत अच्छा नक्कारा बजाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि नक्कारा कौन बजाता था तो अकबर ही बहुत अच्छा नक्कारा बजाता था। हो गया, देखिए आप लोग। यस मैम। हो गया मैम।
खाली ट्रिक याद किए रहेंगे तो आप पकड़ लेंगे। जैसे कि आप लोगों को एक और पहले ट्रिक बताया गया है, याद करने के लिए दिया गया था। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख संगीतकार, प्रमुख संगीतकार के भी ट्रिक आप लोगों को दिया गया है। आप सिर्फ याद रखेंगे हरि गोपाल बाजा बजावे तान। बाजा बजावे तान के, याद है ना? यस मैम। हरि गोपाल बाजा बजावे तान के, बस इसी शब्द को आप याद रखेंगे तो आपको प्रमुख जितने भी संगीतकार हैं सारे संगीतकार आपको याद रहेंगे। ठीक है। हरि से क्या हो गया? हरिदास। हरि से क्या हो गया? हरिदास, जिसे बाबा हरदास के भी नाम से जानते हैं। बाबा हरदास। गोपाल से गोपाल है, गोपाल भी संगीतकार थे। गोपाल। बाजा से हो गए बाज बहादुर। बाजा से क्या हो गए? बाज बहादुर, ये भी संगीतकार थे। बजावे से क्या हो गए? बैजू बावरा। तान से क्या हो गए? तानसेन। मैम ये बाज बहादुर लिखा हुआ। मैम ये बाज बहादुर है। बाज बहादुर। जी। और उसके बाद ला से हो गए लाल फूलवंत। तो बहुत सारे संगीतकार थे अकबर के समय। बाबा हरदास भी थे, गोपाल भी थे, लाल फूलवंत भी थे, बाज बहादुर, बैजू बावरा और तानसेन। बस आप इसको याद रखेंगे, हरि गोपाल बाजा बजावे तान के, तो आपको पूरा अच्छे से तैयार रहेगा। ट्रिक ही याद रखिएगा, ट्रिक से ही आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होगा। बस इतना ही याद रखेंगे, हरि गोपाल बाजा बजावे तान के, तो आपको पता रहेगा और कौन कौन संगीतकार थे अकबर के दरबार में जो काम किए हैं, यानी अकबर के समय के समकालीन कौन कौन से संगीतकार थे। लिख लीजिए आप लोग। आप लोग मूवी देखे हैं बैजू बावरा? बैजू बावरा मूवी भी है, बैजू बावरा। तो उसमें बाजी बावरा जो संगीतकार था उसी के बारे में दिखाया गया है मूवी में। बहुत सारे फिल्में बनी हैं जो आर्टिस्टों के ऊपर बनी हैं, और बहुत सारे संगीतकारों के ऊपर फिल्म बनी है, जैसे एग्नी एंड एक्स जैसी माइकल एंजेलो के ऊपर बनी है। दई नारायण विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी हुई है। और जैसे कि आप लोग फिल्म देखते हैं तारे जमी पर, तो तारा जमी पर जो फिल्म है उसमें भी एक महिला चित्रकार की भी उसमें थोड़ी देर के लिए भूमिका निभाई। कोई बता सकता है कि तारे जमी पर जो फिल्म है उसमें कौन सी महिला चित्रकार ने भूमिका निभाई है? किस महिला चित्रकार ने काम किया है? समीर मंडल ने मैम। हाँ? समीर मंडल। गलत।
समीर मंडल ने देखिए उसमें काम नहीं किया है। उन्होंने उसका जो बालक था, जो बच्चा था, जो पेंटिंग बना रहा था, उसकी पेंटिंग को उन्होंने बनाया है, न कि उन्होंने काम किया है। ठीक है। तारे जमीन पर जी जो मैम। बालक है उसकी पेंटिंग को समीर मंडल ने बनाया है। लेकिन किस महिला कलाकार ने उस फिल्म में काम किया है, कोई बता सकता है? बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं ललिता लाजमी। इनके बारे में आप लोग खोज पढ़िएगा। ललिता लाजमी। आप लोग फिल्म देखे हैं कि नहीं तारे जमीन पर? देखे हैं? जी मैम देखिए। आप लोग जब देखिए लास्ट में एक महिला चित्रकार आती है, जब बच्चा पेंटिंग बनाता रहता है, उसकी अवार्ड वगैरह देना रहता है, लास्ट में बूढ़ी बूढ़ी महिला आती है, याद है? नहीं याद नहीं है, बहुत टाइम पहले देखी है। फिर देख लीजिएगा। जो बूढ़ी स्त्री आती है वही है ललिता लाजमी। ठीक है। जी। पूछा जा सकता है इनके बारे में, फिल्मों मूवियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि देखिए राजा रवि वर्मा के ऊपर जो बनी हुई है रंगरसिया फिल्म, वो भी पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि उसका निर्देशन किसने किया था। बहुत सारी फिल्म बनी है। शब्द फिल्म संजय भट्टाचार्य ने बनाया है, ये भी आर्टिस्ट है संजय भट्टाचार्य। इन्होंने शब्द मूवी में काम किया है। तो ये सब भी आप लोगों को ध्यान देना है। दिल फिल्म में काम किसने किया है? यस मैम। दिल फिल्म। मैम कहीं इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ लिखवा दीजिए कहीं, नहीं पता है? जो जो ये इम्पोर्टेंट। सब आपको सब लिखवाएंगे आगे। फिल्म में मंजीत बाबा ने काम किया है। हो गया, आप लोग लिख लिए? यस मैम। अब आप हेडिंग डालेंगे तानसेन। हेडिंग डालेंगे आप तानसेन। देखिए यह जो तानसेन थे, इनके बचपन का नाम था राम तनु पांडे। अगर पूछा जाए तानसेन के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम राम तनु पांडे है। जब इनकी मृत्यु हुई थी, इन्हें ग्वालियर में दफनाया गया था। इन्हें ध्रुपद गायन शैली का इन्होंने ही विकास किया था, आविष्कारक माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि संगीतकार ने ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था, तो ये तानसेन ही हैं जिन्होंने ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था। इनके बहुत सारे राग हैं, जैसे कि मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग, तो बहुत सारे राग भी हैं। और उसके बाद देखा जाए तो तानसेन इतना अच्छा गायक थे, इतना अच्छा गाते थे। बताते हैं सब, अगर जब ये गाते थे तो चारों तरफ इधर पूरा, जैसे कि अगर कोई महल है, पूरा महल एकदम गाने लगता था। इनकी आवाज इतनी सुंदर थी तानसेन की। इसी से इनकी आवाज को देखकर, इनकी सुंदर गायन को देखकर अकबर ने इन्हें कंठाभरण विलास की उपाधि दिया था। तो पूछा जाए कि कंठाभरण विलास की उपाधि किस संगीतकार को दिया गया है, तो ये तानसेन ही हैं जिन्हें कंठाभरण विलास की उपाधि दिया गया था। और इनकी अगर हम बात करें गुरु की, तो इनके गुरु बाबा हरिदास थे, जो कि मथुरा में रहते थे इनके गुरु। और देखा जाए तो ये जो तानसेन थे, रीवा के एक राजा थे रामचंद्र बघेला। तो रीवा के राजा रामचंद्र बघेला के दरबारी संगीतकार थे तानसेन। और उसके बाद देखा जाए तो तानसेन को अगर बात किया जाए तो अबुल फजल ने कहा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भी नहीं पैदा हुए। इसका मतलब कि तानसेन बहुत अच्छा गाना गाता था, बहुत अच्छा संगीतकार था। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग तानसेन के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम
रामतन पांडे था। और देखा जाए तो ये रीवा के राजा तानसेन, रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबारी चित्रकार, सॉरी दरबारी संगीतकार थे। ये रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबारी संगीतकार थे। और उसके बाद इन्हें अकबर ने कंठा भरण विलास की उपाधि दिया था। तानसेन को अकबर ने कंठा भरण विलास की उपाधि दिया था। समझ जाए इतना भी आर्टिस्टों के ऊपर चाहे गायक के ऊपर जो फिल्में बनी है, मैं बहुत सारी फिल्मों को देखी हूँ, लेकिन कुछ फिल्में याद भी नहीं आ रही हैं। और जितने भी मतलब इन लोगों के ऊपर फिल्म बनाई गई है, मैं सारी फिल्मों को देखी हूँ। जैसे कि बैजू बावरा हो गया, इसको भी देखी हूँ। बहुत सारी ऐसी जो चित्रकारों के ऊपर, संगीतकार के ऊपर, इन लोगों के ऊपर बनी है। उस फिल्म को देखने से ना थोड़ा सा नॉलेज होता है कि कैसे कैसे इन्होंने गाया, कौन इनका विरोध किया। तो सब कुछ देखने के बाद एक सीन में दिमाग में क्रिएट होती है। तो कंठा भरण विलास की उपाधि अगर पूछा जाए अकबर ने किसे दिया था, तो आप क्या बताएंगे? तानसेन को अकबर ने कंठा भरण विलास की उपाधि दिया था। तानसेन के गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो बाबा हरदास थे। बाबा हरदास था। बाबा हरदास मथुरा में रहते थे। बाबा हरदास मथुरा के रहने वाले थे। जैसा कि मैं बताई कि तानसेन ने ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे तानसेन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तानसेन ने ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। मैम, जो चित्रकार फिल्मों में काम किए उनको लिखवा दीजिएगा किसी दिन, इसमें इम्पोर्टेंट वाले। कह रहे हैं जो चित्रकार मतलब काम किए हैं फिल्मों में, उनको लिखवा दीजिएगा किसी दिन।
देख लिए आप लोग? यस मैम, हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे बाज बहादुर। बाज बहादुर, यह एक शासक भी था। बाज बहादुर के बारे में शायद आप लोग नहीं सुने कि जो बाज बहादुर था, यह मालवा का शासक भी था। अकबर ने लगभग 2000 मनसब बेच से दिया था। मनसब बेच हुआ करता था। क्या उपाधि भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मनसब इनाम हुआ करता था, जिसे अकबर ने इसे 2000 का मनसब भी दिया था। इसके पत्नी का नाम रूपमती था। यह एक अच्छा शासक और विद्वान था, बाज बहादुर। और उसके बाद देखा जाए तो बाज बहादुर के बारे में ऐसा भी बताया जाता है, यह संगीतकार होने के साथ साथ शासक भी था और हिंदी गीतों को सर्वाधिक गाता था। तो आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा संगीतकार था अकबर के समय का जो हिंदी गीतों को सर्वाधिक गाता था, तो यही था बाज बहादुर। हिंदी गीतों को सर्वाधिक गाता था। अच्छा सॉरी, अभी तो आप लोगों का उसमें तानसेन में रह ही गया, तो बाज बहादुर लिखवाना था। अभी तानसेन के बारे में कुछ चीजें छोड़, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तानसेन का कब्र कहाँ पे है, तो तानसेन का कब्र ग्वालियर एमपी में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इस टाइम का जो कब्र है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तानसेन निम्न रागों में गाता था। तानसेन निम्न रागों में गाता था। मियाँ की तोड़ी, ये सारे राग हैं तानसेन का। मियाँ मल्हार, मुस्लिम शब्द है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, मियाँ दरबारी, आदि। इतने सारे ये रागों को गाता था। इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भी पैदा नहीं हुए। यहाँ पे आप लिखेंगे अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार, तो अबुल फजल ने क्या कहा है? तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भी पैदा नहीं हुआ। 1000 वर्षों में कोई पैदा नहीं हुआ। लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बाज बहादुर।
हो गया, लिख लिए आप लोग? अब आप हेडिंग डालेंगे, बाज बहादुर। यह मालवा का शासक था। मालवा कहाँ पड़ता है, बताएगा कोई? मालवा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। किसी को नहीं पता। मैम मालवा बांदा है ना, मालवा है वो तो। मालवा या मालवा, यह बांदा पे में। ठीक अच्छा। है। तो यह मालवा का शासक था। हाँ, इसे अकबर ने 2000 का मनसब दिया था। जैसा कि मैं बताई, यह अपने समय का हिंदी संगीतकार था। बाज बहादुर। अपने समय का हिंदी संगीतकार था। ठीक है। अब देखा जाए तो रेमार्क में यहीं पर लिखेंगे हरदास के बारे में। अकबर हरदास से मिलने स्वयं मथुरा गया था, यहाँ पे लिखेंगे अकबर बाबा हरिदास से मिलने मथुरा गया था। अकबर जो कला की शिक्षा लिया था वह लाल कोलवंत संगीतकार से लिया था। यहाँ पे आप लिखेंगे अकबर कला की शिक्षा, अकबर ने कला नहीं सॉरी संगीत की शिक्षा लाल कोलवंत से लिया था। संगीत की शिक्षा किससे लिया था? लाल कोलवंत से लिया था। आप लोग लिख लीजिए। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सम्राट अकबर का प्रमुख विजय। हेडिंग क्या डालेंगे आप? सम्राट अकबर का प्रमुख विजय। लिख लिए है ना आप लोग? यस मैम, हो गया। सम्राट अकबर का प्रमुख विजय।
हेडिंग डालेंगे आप लोग। अब देखा जाए तो सम्राट अकबर की बात किया जाए, इसने अपना प्रथम विजय मालवा के क्षेत्र पर किया था और इसका सबसे अंतिम विजय असीरगढ़ क्षेत्र पर 1601 ईस्वी में किया था। और उसके बाद देखा जाए तो इसने गुजरात पर भी विजय प्राप्त किया था 1572 ईस्वी में। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में सीकरी गांव का स्थापना करवाया था, यानी फतेहपुर सीकरी रख दिया उसका नाम। सीकरी गांव जो था उसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इसने वहां पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो 176 फुट उसकी लंबाई थी या ऊंचाई कह सकते हैं। तो 176 फीट थी उसका वर्णन, उसका जो है उसी के विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका जो है बनवाया था। और गुजरात विजय का सुंदर चित्रण करने के लिए अपने साथ कई चित्रकारों को ले गया था, जैसे कि सावंत दास हो गए, जगन्नाथ हो गए और तारानाथ हो गए। तो इन तीनों चित्रकारों को ले गया था। इन तीनों चित्रकारों में से सावंत दास ने ही गुजरात विजय का सुंदर चित्र बनाया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुजरात विजय का सुंदर चित्रण किसने किया है, यह गुजरात युद्ध का सुंदर चित्र किसने बनाया है, तो सावंत दास ने ही बनाया है। या आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात युद्ध के दौरान अकबर अपने साथ किन किन चित्रकारों को लेकर गया था, तो यह 3 चित्रकारों को ले गया था, सावंत दास, जगन्नाथ और तारानाथ। इन तीनों चित्रकारों को अपने साथ ले गया था। और 1567 ईस्वी में अकबर जो है 2 राजपूत थे, राजपूतों की वीरता से खुद, यानी उन राजपूत मृत्यु हो गई, उनकी वीरता से खुश होकर वह जो है वीरों की प्रतिमा बनाई थी। और कौन कौन से वीर थे, जयमल थे एवं फंता। तो जयमल एवं फंता को आगरा के प्रवेश द्वार पर, जो आगरा है उसके प्रवेश द्वार पर इन दोनों की प्रतिमा को वहां पर बनवाया था। और देखा जाए तो आगरा को जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु अर्थशास्त्र से होती है, डिसेंट्रिया से होती है। तो इसे जो है आगरा में ही, आगरा के सिकंदरा में ही इसे दफनाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था, तो आगरा के सिकंदरा में ही इसे दफनाया गया था। तो आगरा किस लिए फेमस है, यह भी पूछा जाता है। आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ का सम्राट अकबर का प्रमुख विजय की बात हो रही थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, अकबर ने मालवा क्षेत्र पर प्रथम विजय प्राप्त किया था। मालवा क्षेत्र पर प्रथम विजय प्राप्त किया था। और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ क्षेत्र पर अंतिम विजय प्राप्त किया था। असीरगढ़ क्षेत्र पर अंतिम विजय प्राप्त किया था। और अकबर ने गुजरात विजय 1572 ईस्वी में प्राप्त किया। अकबर ने गुजरात विजय 1572 ईस्वी में प्राप्त किया। तो गुजरात पर कब इसने अपना अधिकार प्राप्त किया था, 1572 ईस्वी में इस पर अधिकार प्राप्त किया था। और इसके उपलक्ष्य में अकबर ने सीकरी गांव का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में
अकबर ने सीकरी गांव का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया था। एक इसका नाम सीकरी गांव का नाम इसने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी किया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और क्या किया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में? इसने फतेहपुर सीकरी में विश्व प्रसिद्ध 176 फीट बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में 176 फीट बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, जहां पर उस पर आप लोग ध्यान देंगे। बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसने क्या किया था गुजरात विजय के समय? अकबर कुल 3 चित्रकारों को अपने साथ ले गया था। गुजरात युद्ध के दौरान अकबर ने कुल 3 चित्रकारों को अपने साथ ले गया था। वह 3 चित्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, उस पर ट्रिक के माध्यम से आप लोग देखते हैं। वो जो तीनों चित्रकार हैं कौन कौन है? सिर्फ आप याद रखेंगे सजता। सजता याद रखेंगे, दिमाग में एकदम ध्यान रहे। सब लोग सजते संवारते हैं ना, तो सजता याद रखिएगा। सभी लोग सजते संवारते हैं। तो सास हो जाएगा सावन दास। सास क्या हो गया? सावन दास हो गया। जास क्या हो गया? जगन्नाथ हो गया। और तास क्या हो गया? तारानाथ। सजता, जगन्नाथ, तारानाथ, सिर्फ सजता याद रखेंगे। जब हम आपसे पूछें कि अकबर गुजरात विजय के युद्ध के दौरान किन 3 चित्रकारों को ले गया था, आप कहेंगे सजता को ले गया था। यानी सजता को ले गया था, जो सबसे ज्यादा सजता संवारता था। सजता को ले गया था सावन दास, जगन्नाथ और तारानाथ को ले गया था गुजराती युद्ध के दौरान। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए आप लोग? लिख लिए हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। सजता याद रहेगा ना?
आप सब लोगों को अजंता गुफा अच्छा तैयार हो गया कि नहीं? हाँ मैम तैयार तो है। हो गया अच्छा तैयार है। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है अजंता? 9 9 और 10 9 10 सबसे नौवीं और प्राचीन 10वीं गुफा जला नौवीं और 9 गुफा नंबर 13। 9 और 10 तो सबसे प्राचीन मैम गुफा नंबर 13। गुफा हाँ, नंबर गुफा 13। नंबर 13। गुफा 13 संख्या 13 जो है सबसे प्राचीन गुफा है। और लेकिन सबसे प्राचीन अगर चित्रित गुफा पूछा जाए तब आपका 9 10 9 हो। ठीक है। ग्रिफिथ महोदय ने बैठी हुई स्त्री का चित्र जो है सबसे प्राचीन चित्र बताया है। याद है कि नहीं आप लोगों को? जी मैम। अच्छा बताइए, सीडी होम क्रिस्टल पैलेस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। लंदन में स्थित है। एशिया आर्ट गैलरी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। कौन सी मैम? कौन सी न्यूयॉर्क मैम? में। न्यूयॉर्क में। एशिया लंदन में मैम। लंदन में मैम। न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। अच्छा न्यूयॉर्क। अच्छा न्यूयॉर्क। वाराणसी। वाराणसी। सब भूल गए, सांची में है। सांची में है। आर्ट गैलरी याद रखिए, याद रखिए। आर्ट गैलरियों को आप लोग याद रखिए, बोलिए मत। ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए आप लोग। इतने अक्षर बताई हो फिर भी बोल जा रहे हैं। आर्ट गैलरी क्वेश्चन पूछा जाता है ना? जी मैम। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए गुजरात युद्ध का सुंदर चित्र किसने बनाया था? तो गुजरात युद्ध का जो सुंदर चित्र बनाया है उसे सावन दास ने तैयार किया था। गुजरात युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर चित्रण सावन दास ने किया था। गुजरात युद्ध का सुंदर चित्रण किसने किया था? सावन दास ने किया था। अब जैसा कि मैं बताई कि 1567 में अकबर राजपूतों की वीरता से खुश होकर दो राजपूत की प्रतिमा बनवाया था आगरा के प्रवेश द्वार पर, जयमल और खत्ता का। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अकबर ने दो राजपूतों की वीरता से खुश होकर आगरा के प्रवेश द्वार पर जयमल एवं क्षमता की प्रतिमा बनाया था। अब देखिए यहीं से आप चित्रकारों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए। ये ट्रिक याद किए, जैसे कि सजता याद कर लिए आप लोग। सजता याद किए तो आपको 3 चित्रकार याद हो जाएंगे अकबर के समय। वैसे आप याद करेंगे आगे चल के खान मिर्ची खाड़ की, तो आप लोगों को फिर 3 4 चित्रकार याद हो जाएंगे। ऐसे से आपको सारे चित्रकार अकबर के समय पढ़ जाएंगे।
बाकी जो जहांगीर और उसका शाहजहां के समय का चित्रकार है, उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से एक ही जगह पे उसको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि यह जहांगीर के समय के चित्रकार है। तो ऐसे भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा चित्रकार जहांगीर के समय का है, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा चित्रकार शाहजहां के समय का है, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा चित्रकार अकबर के शासनकाल का है। तो ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है, कौन सा चित्रकार किसके शासनकाल में काम किया है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद आप लोग क्रेडिट डालेंगे अकबर कालीन चित्रों का विषय। अकबर कालीन चित्रों का विषय क्लियर का पेपर चल रहा है ना कई लोगों का, इस वजह से क्लास में लोग नहीं हो पा रहे हैं। जी मैम, हमारा भी है। अच्छा, अकबर कालीन चित्रों का विषय, ठीक है। इसको हम शाम को 4 बजे पढ़ाएंगे, 4 बजे फिर क्लास चलेगी, ठीक है। ठीक है। 4 बजे आप लोग की क्लास चलेगी, फिर 1 घंटे की क्लास। इतना टाइम लिखाए हो उसको आप याद रखें। यस मैम। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये मत मान के चलिए कि आप लोग ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए समझ का कुछ भी नहीं है। हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जब मैम सीटें और बढ़ी हैं क्या? अभी नहीं, कंफर्म नहीं हुआ अभी। अभी देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं है, पर भी हाँ मैम। सब आप अपने तरफ से मेहनत करते रहिए, आपका एक सीट से मतलब होना चाहिए कि हमको यस ये मैम। सीट, आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। लगा रहे हैं नहीं प्रैक्टिस सेट आप लोग? मैम कंप्लीट हो गई मेरी तो, नहीं लगा अब रहे उसको हैं? रिवीजन। मैम मेरी तो कंप्लीट हो गई, अब रिवीजन करते हैं, सिर्फ पढ़ा उसके पढ़ते हैं बस। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, कंप्लीट हो जाए फिर उसको प्रैक्टिस करते रहिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हम उसी का एक प्रैक्टिस सेट उठाए उसी में टिक मारते हुए चले गए, दोबारा प्रैक्टिस किए तो कोई मतलब ही नहीं निकला। टिक मारने से थोड़ी ना, उसको अलग से आप एक आंसर की बनाइए, वो कार्बन लीजिए उसको आप जैसे एग्जाम में बैठे उस तरीके से सेट के उठाइए, उसी तरीके से आप उसको हल कीजिए, चाहे आप 90 क्वेश्चन ला रहे हैं या 100 क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर आपका 100 क्वेश्चन से कम आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि हमारी गलतियों को पकड़िए, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ है, फिर उसी चैप्टर को उठा कर रिविजन कीजिए ताकि वो दोबारा क्वेश्चन आए किसी पेपर में तो वो गलत ना हो। अगला सेट उठाइए, अगर वो क्वेश्चन अगले सेट में आता है तो वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, यही आपका प्लस पॉइंट है। अगर हम खाली ऐसे टिक लगाते हुए उसको करते जाते हैं तो वो हमारा मतलब सिद्धांत ही गलत है प्रैक्टिस करने का। जी मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, ठीक है। फिर ऑफिस आप लोग 4 बजे फिर क्लास चलेगी। आज आप लोग 20 क्वेश्चन का क्विज कराएंगे, उस पर टेलीग्राम पे आप लोग समय बता देंगे कब कीजिए रहेगा। मैम टाइम बता दीजिए। हाँ, टाइम बता देंगे, 4 बजे टाइम बता देंगे। अभी जी मैम। क्वेश्चन टाइम क्वेश्चन टाइम हो जाए तो फिर टाइम दे देंगे, ठीक है। जी। जी मैम। ओके, मैम। नमस्ते।